हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आया था नीट 2004 में, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है इस क्वेश्चन को और अब ये फिर से आ सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, है ना। एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रक्रिया हो रही है, यानी इसमें क्या चीज़ हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि m1 मास को आपने उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश किया, है ना। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आपने m1 मास को पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर। m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, है ना। आपने उसको पुश किया सेंटर ऑफ मास की तरफ। कितने डिस्टेंस से किया? थ्रू अ डिस्टेंस d, है ना। ये प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे और आपको एक कंडीशन क्या दे रखी है कि इस तरीके से इस प्रक्रिया के दौरान टू कीप द मास सेंटर ऑफ पार्टिकल्स एट द ओरिजिनल पोजीशन, यानी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा होता है उस कंडीशन से हमको काम करना होता है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव, है ना। जो दूसरा पार्टिकल है उसको कितने डिस्टेंस से वो मूव करेगा कि जो सेंटर ऑफ मास है आपका वो उसी जगह पे रहे, है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो ये आपका एक पार्टिकल है ना m1 मास का और दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल्स से एक सिस्टम बनता है ना। जो ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस सिस्टम के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है ना। अब इन दोनों का कोई सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। सपोज कीजिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहाँ पे है ना। इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है सपोज कीजिए, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रक्रिया हो रही है, इसके अंदर हो रहा है कि m1 मास को आपने सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश किया d डिस्टेंस से, है ना। d डिस्टेंस से आपने इसको इधर पुश किया, ठीक है। एक ये चीज हो रही है यहाँ पे। और क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसको वहीं पे रखना है एट द ओरिजिनल पोजीशन। यानी इस पोजीशन के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना होगा? 0। इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है आपको, ये कंडीशन है। तो हमको क्या बताना है कि ऐसा करने पर m2 मास जो है वो किधर जाएगा, है ना। m2 का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बेसिकली ये निकालना है। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है कि m2 कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, ठीक है। तो हमको m2 का डिस्टेंस निकालना है ना। आपको बेसिकली ये पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस m2 विल मूव, है ना। ये निकालना है आपको, यानी ऐसा करने पे m2 कितने डिस्टेंस से मूव करेगा अगर सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पर रखना है, ठीक है। ओके, आइए अब हम कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसको ट्राई करेंगे, है ना। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है ना। आप देखो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ये, और इस पोजीशन के अंदर चेंज आना डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या होता है, आपकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती है। और चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल होता है? डेल्टा, है ना। यानी डेल्टा XCM। इस सिंबल का क्या मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वो कितना चेंज हुआ, है ना। उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो गई। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बराबर होता है ना। आप देखो इसको इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, पहला जो पार्टिकल है उसका मास और उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया,
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा पार्टिकल, उसका कितना मास है m2 और उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखते जाओगे। और भी अगर पार्टिकल होते तो हम ऐसे और टर्म्स लिखते जाते, है ना। अब यहाँ पे दो पार्टिकल्स है तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया और ये डिवाइड हो जाता है टोटल मास से m1 प्लस m2, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है आपका सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का, है ना। यहाँ पे आप देखो इसको अच्छी तरीके से, इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है m1 जो पार्टिकल है, पहला जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है ना। इस पूरी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है ना। ओके, इस एक्सप्रेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ओरिजिन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओरिजिन चाहे कहीं पे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आपकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कितना डिस्प्लेस हुए, है ना। आपकी लोकेशन चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ से आप कितना डिस्प्लेस हुए, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो चीज़ रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। इस एक्सप्रेशन से ये कैलकुलेट हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, अब आप ये देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जैसे डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। इसको आपको प्रॉपर इसकी जो वैल्यू है और डायरेक्शन के साथ लिखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों के साथ इसको रखना है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस लिखते हैं, है ना। जब एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर या तो आप देखो दो ही डायरेक्शन होती है ना। जब एक ही लाइन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो डायरेक्शन होती हैं, या तो आप इधर जा रहे हो या फिर आप इधर जा रहे हो, है ना। ये दो दिशाएं होती हैं। तो एक को आप प्लस से रिप्रेजेंट करते हो तो दूसरा उसके अपोजिट हो जाता है, तो उसकी वैल्यू माइनस साइन आ जाती है। तो इस साइन से हम वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी आपको यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रखना है उसके अंदर उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा और उस प्रॉपर साइन के साथ आपको उसमें यहाँ पे डालना है इस एक्सप्रेशन में, है ना। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन आपको अपने आप आंसर निकाल के देगा, ठीक है। ओके, है ना। तीसरा जो चीज है क्या होता है कि अगर सिस्टम पे, उस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, है ना, कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ अंदर इंटरनली इंटरेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट के में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास यानी उसी जगह पे रहता है ना। अगर आपकी कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, यानी उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, है ना। ओके, इस क्वेश्चन में क्या सिस्टम दे रखा है हमको, एक मास है m1, है ना, और एक दूसरा मास आपको दे रखा है m2, ठीक है। और यहां पे सपोज कीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इस पोजीशन पे, है ना। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है कि m1 मास को आपने सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश किया d डिस्टेंस से, है ना। ओके, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम पहले एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, है ना।
तो हम एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो दिशा है इसको प्लस मान लेते हैं, ठीक है, इस दिशा को हमने प्लस मान लिया। ओके, अब सबका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, है ना। ओके, m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा x1, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप देखो d डिस्टेंस है ना, और किस दिशा में है, इस दिशा में, है ना। और ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव सेट की है, आपने इस दिशा को पॉजिटिव सेट कर लिया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, प्लस d, है ना। है ना, तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर साइन के साथ लिख लिया, क्योंकि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव सेट की है और ये इसी तरफ चला है, तो d डिस्टेंस आ गया और उसका साइन आ गया कि प्रॉपर साइन के साथ आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है। इसमें दोनों जानकारी है, डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है ना। ये चीज़ आपको बता रहा है कि d डिस्टेंस से आप इधर चले, है ना। ओके, अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन हमको दे रखी है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करना है, वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, m1 का डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब m2 का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, यानी जो दूसरा पार्टिकल है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चीज़ हमको निकालनी है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको जो m2 मास है वो किधर मूव किया, कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये अपने आप ये सारी चीज़ें हमको निकाल के देगा, है ना। उसकी वैल्यू भी निकाल के देगा आपको और डायरेक्शन भी निकाल के देगा, है ना। देखो वैसे कॉमन सेंस से हमको ये मालूम चल रहा है कि अगर m1 इधर जाएगा तो m2 इस तरफ जाएगा, है ना, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये एक्सप्रेशन हमको अपने आप वो सब चीज़ें निकाल के देगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपको सिर्फ उस एक्सप्रेशन का यूज करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, बहुत आसान होता है इस एक्सप्रेशन को लिखना, m1 है ना, जो पार्टिकल है उसका मास और उसका डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, उसका मास और उसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास, है ना। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है ना। और आप देखो कि जब ये 0 है तो ये जो नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, है ना। ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 आपने रख दिया। अब हमने रखा m1, है ना। m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, ये जो मेन चीज़ इसमें यही है कि इस एक्सप्रेशन की सबसे मेन चीज़ यही है कि डिस्प्लेसमेंट को आपको प्रॉपर साइन के साथ रखना है ना, अपने आप फिर आंसर आएगा। तो m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना था, आपने अभी निकाला था, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, प्लस d, है ना। तो आपने ये रख दिया, ठीक है। अब m2 आपने लिख दिया, m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है ना। अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए तो ये एक्सप्रेशन है ना, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, m2 किधर जाएगा, है ना। ये अननोन है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों जानकारी होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, है ना। ओके, ये दोनों चीज़ें हमको नहीं मालूम। नीचे वाला जो टर्म था वो तो 0 हो गया था, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आपको यहाँ से आंसर दिखाई दे रहा है, आपको निकालना ये है ना। तो इसको इधर रख दो और बाकी सब उधर चला जाएगा, तो आंसर आ गया आपके पास। ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -m1d, और फिर ये m2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया डेल्टा x2, है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, m2 जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस जो आपकी ये जो
आया है आंसर डेल्टा x2 का, इसमें दोनों जानकारी है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। ये डायरेक्शन माइनस वाली आपको क्या बता रहा है कि, है ना, माइनस की डायरेक्शन आपको ये बता रहा है कि ये जो आपकी प्लस डायरेक्शन थी, तो m2 का मोशन किधर हो रहा है, इसके अपोजिट दिशा में होगा, है ना, यानी m2 इधर जा रहा है। ये जानकारी हमको इससे पता चल रहा है, इस माइनस साइन से, है ना। तो इसको अब प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, यानी आपका जो आंसर आया इसका मतलब क्या है, जो m2 का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x2, है ना, तो आपका आंसर आया है m1d अपॉन m2, है ना। ये तो वैल्यू हो गई वेक्टर की, और डायरेक्शन क्या है, माइनस, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये मतलब है इसका। तो माइनस साइन को ही मैंने वैसे लिख दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। या अगर आप उसको आई कैप के हिसाब से लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आई कैप, है ना। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ कि जो प्लस माइनस होता है वो हमेशा डायरेक्शन के अंदर आता है ना। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है वेक्टर की, और जो भी प्लस माइनस होगा वो डायरेक्शन के अंदर आएगा, है ना। तो ये जो जानकारी है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वो तो क्या है, ये आ गया, और डायरेक्शन किधर है, माइनस आई कैप, यानी वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आपने इधर वाली डायरेक्शन को प्लस माना था, है ना, और ये उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो अपने आप इस एक्सप्रेशन ने हमको ये दोनों चीज़ें निकाल के दी, है ना। माइनस साइन से हमको डायरेक्शन पता चल गई और ये उसकी वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि जो m2 पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, तो वो आंसर आ गया आपका m1d m2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, m1d अपॉन m2, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, और ये अपने आप आंसर निकाल के देता है। आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालनी है, साइन के साथ वो वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।